वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 63 है। इस पार्ट में हम लोगों ने टीपीएस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे हैं और ये बन रहा है और भी वीडियो इसके आएंगे। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम बीजीएस इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम आईपीसी में, अब आईपीसी कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सिडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि सीआरपीसी जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, सीपीसी जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, आईपीसी बीएनएस जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका सीपीसी प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए,
आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। एक जनरली एक क्वेश्चन है कि
कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिक्विडेटेड डैमेज होगा या अनलिक्विडेटेड डैमेज होगा। इनफैक्ट कल एक कमेंट आया था यूट्यूब पर, और चूंकि जिस अंदाज पे कमेंट किया गया था वो अंदाज अच्छा नहीं था, और ये वीडियोज इसलिए बनाए जा रहे हैं कि स्टूडेंट की हेल्प हो सके, वो क्विकली अपनी तैयारी कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट में तो हम लोग शुरू से यही पढ़ते आए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज, एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डैमेजेस, और उसमें ये देखते हैं जब डिफरेंस पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज जो है लिक्विडेटेड होता है और टॉर्ट में डैमेजेज जो है अनलिक्विडेटेड होता है। And this is one of the major difference between contract and tort. Both are civil law. Contract is also civil law, and tort is also a type of civil law. अब उस मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, अब उसका कमेंट अदरवाइज कमेंट था वैसे। अब क्वेश्चन इज दिस कि इस तरह के वीडियो से मिर्ची उन्हीं को लगेगी जिनकी सोच और समझ में अंतर है। स्टूडेंट का अगर कोई स्टूडेंट कोई कमेंट करता है जे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आर माय सोल एंड हार्ट, वो डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज भी 92 वाले नंबर पे कर सकते हैं, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7/365 फॉर स्टूडेंट। लेकिन कोई इडियट स्टूडेंट बन के मिसकंसेप्शन फैलाने के लिए कमेंट करें, तो मेरे पास टाइम नहीं है टाइम बर्बाद करने के लिए। अब मैं उसे जवाब दे के या उसे उलझ के, उसका तो कुछ जाना नहीं, उसके पास टाइम ही टाइम है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे इडियट्स पे अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। मैंने उसके कमेंट को डिलीट करके, और आई विश कि शायद मैं उसे ब्लॉक कर पाया या नहीं कर पाया, मुझे अगर आइंदा होता तो मैं ब्लॉक भी करूंगा और रिपोर्ट भी करूंगा। तो कमिंग टू द इशू इज कि व्हाट टाइप ऑफ डैमेजेज इन कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंस अब नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेज एंड व्हाट इज अनलिक्विडेटेड डैमेज। सो as say if this question is asked to you into the interview, what is liquidated damage, what would be your answer? Sir, liquidated damages means damages which has been fixed by the parties or agreed by the parties at the time of making the contract. Very correct, very true. And one of the speciality of the liquidated damages is that the sum is fixed, means that is a definite sum of fixed, as the party have choice either to enter into the contract, and if the party has choice to enter into the contract, party has also a choice to go out of the contract. In the event party preferring to go out of the contract, that is known as breach of the contract, and in the event of breach of contract, party can also fix the amount of damages. So now the damages fixed by the party, whether it is into the nature of penalty, whether it is a justified demand, whether it is not exploitation, everything is to be taken into consideration to come out the damages fixed by the party. What is the nature of that damage, whether that is ordinary damage, whether that is a special damage, what are those circumstances, everything, every details is to be taken into consideration. So the basically the liquidated damages, it must have a definite sum, must have been fixed by the parties with their mutual consent, and that is known as liquidated damages. So a question is, sometimes a party may have fixed their damages, and sometimes there is simply a contract and no damages have been fixed. For making a contract effective and legally valid, fixation of damages for breach, is it a necessary condition? No, sir.
हाँ, तो in case if damages have not been fixed by the parties, contract may be in the absence of fixation of the damage, and in that case the nature of damages may be treated as unliquidated damages because that has not been. So simply because what is liquidated damage and what is unliquidated damage, it has not been defined. So we have no option except to rely upon the dictionary meaning. Even court has to decide. Court cannot overlook or ignore the dictionary meaning for a word which have not been statutorily defined. Whenever there is interpretation, you might see into the judgment that according to dictionary meaning, जजमेंट में ऐसा ही लिखा होता। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस में अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी ऐसे, एंड दिस इज द हाँ, meaning of a word cannot be otherwise than what is not provided into the dictionary. किसी भी जो नेम का बड़ा ही सिग्निफिकेंट, तो सो लिक्विडेटेड डैमेज मींस ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ डैमेज. Okay, a certain. आपने बताया था liquidated means a certain. Yes, definite amount of. So a contract may have either liquidated or may say question fixation of damage is choice of the party, and that damage must have been fixed. There is no such condition into the Contract Act. I and you can enter into a contract even without fixation of any damage in the event of breach. It is our choice either to fix the damage or not to fix the damage. So normally into the nature of the contract, the damages can be fixed. And in case of tort, it is totally impossible to have liquidated damage, because the quantum of damage in case of tort, how much would be, that depends and varies from person to person, and that also varies from circumstances to circumstances. So therefore, while studying the law, everywhere it is written, contract is known for liquidated damages, because if party desires, they can fix. And this fixation of damage is totally not actually possible into the law of tort. So therefore, into tort is known for unliquidated damage. अब इसी चीज को किसी कमेंट के द्वारा बहुत ही ऑफेंडिंग तरीके से किया गया था, तो मैं उस बेवकूफ आदमी को, जब मैं उसे बेवकूफ ही कहूंगा, बेवकूफ इसलिए कहूंगा कि ही डजंट अपीयर टू बी अ स्टूडेंट. टीचर स्टूडेंट का रिश्ता बहुत ही बड़ा रिश्ता होता है. If you want to learn something, so you must have talked with respect, proper respect. You are just आपका इरादा कमेंट करने का नहीं था, आपका इरादा था किसी तरह से बाकी लोगों को मिसगाइड करने का, क्योंकि और ऐसा कोई काम कोई राइवल कोचिंग वाला ही कर सकता है, स्टूडेंट नहीं कर सकता. स्टूडेंट को कहाँ टाइम है. अब खैर जो भी उनकी हो, अब ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है, और ऐसे लोग अगर कुछ कमेंट करें तो सीधा उनको ब्लॉक कर दें. और बाकी सोशल मीडिया का तो है ही, बहुत सारे ट्रोल भी हैं, और अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है, ट्रोल से भी मुलाकातें होनी बाकी है इस सफर में, बहुत सारे आएंगे. तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ट्रोल. अब जिनको जो करना है, जिनको अच्छा लगता है वो फॉलो करें, जिनको नहीं अच्छा लगता है ना फॉलो करें. अब उस तरह के कमेंट का तो अब मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि उनकी जितनी उम्र होगी और जिस हिसाब से उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी, उनकी उम्र से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे पास, और वो भी टॉप मोस्ट लेवल का. Yes, sir. तो कंपैरिजन जहाँ बराबरी हो वहाँ हो सकता है.
इनइक्वालिटीज में कंपैरिजन करना मूर्खता। तो एनीवे लेट अस नॉट वेस्ट फॉर द व्यूअर्स, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि व्हाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस and why tort is known for unliquidated damages. This portion is complete now. Yes, sir. और वो जरूर शायद हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 26, 27, 28 मेंस पर्पस से पढ़ा ही होगा। वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग, अब टाइम रेस्ट्रेंट है तो उसको सेक्शन 26, 27, 26 क्या है? रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। Marriage. Why contract into the nature of restraint of marriage is void? So a person has the choice that his right to marry any person he wishes. It will be against public policy, sir. Right to life and personal liberty है आर्टिकल 21 अरे में। तो राइट टू लाइफ से और मैरिज से क्या लेना देना है? Why what is void under section 26? Agreement and restraint of marriage. Agreement not to marry is void. Yeah. An agreement to marry? Valid है sir. हाँ, तो एग्रीमेंट नॉट टू मैरी इज void. Say A and B enters into an agreement not to marry, and A, in sheer contravention of the agreement, marries someone. Will that amount breach of contract? The agreement is itself void, sir. Why will it have so, to breach? yes, exactly correct. It will not amount breach of contract. So, not to marry is considered against public policy. So, law cannot be against any public policy. तो इस पे अब ये इंटरव्यू पर्पस से इतना है कि नॉट टू मैरी इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इट अब नॉट टू मैरी, अब से कोई एग्रीमेंट हुआ कि ए और बी में एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल तक न ए शादी करेगा न बी शादी करेगा, ओनली फॉर 2 ईयर। Is it into the nature of permanent restraint or temporary restraint? Temporary restraint. Temporary restraint, sir. Or agreement into the nature of temporary restraint with regard to marriage? What that would be? I think it would be valid, sir. That may be valid. So, and what is section 27? Agreement and restraint of trade is void. And what is section 28? Agreement and restraint of legal proceedings would be void. And what is 29? Uncertain agreements. Agreements which are neither uncertain, which are either uncertain or not capable of being made certain. Propose ये this is extension. Section 29 is extension of section 2 definition. A proposal has to be a specific. It must not have to be uncertain, and these things more clearly explained into section 29. Agreement void for uncertain. अब now how much is the uncertainty there and how much is not to be considered as uncertainty, that has been given. क्या कोई illustrations भी दिए हुए हैं section 29 में? Yes, sir. दिए हुए हैं. एक चीज और हम अपनी तैयारी के लिए, ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, हाई कोर्ट के जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे. Yes, sir. तो जो आप स्टूडेंट एडिशन की किताबें पढ़ते हैं, Yes, sir.
तो अगर कभी उनको बुक भी रेफर करना पड़ा तो क्या वो स्टूडेंट एडिशन की किताबें देखेंगे या वो प्रोफेशनल बुक्स को रेफर करेंगे? सर प्रोफेशनल बुक्स को रेफर करेंगे वो। हाँ, जैसे प्रोफेशनल बुक में कॉन्ट्रैक्ट में चिट्ठी हो गया, पोलॉक मुल्ला हो गया, अगर किताबें देखनी पड़ी तो वो शायद उनको स्टूडेंट एडिशन की बुक या जो आपने नोट्स बनाया, तो जहां तक मैं समझता हूं कि एक अच्छी तैयारी पूरे माहौल की तैयारी होती है। तो हाईकोर्ट के सीटिंग जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। हम लोगों ने मजाक में चर्चा किया था कि बढ़िया आंसर तो वो है जो लॉजिकली लीगली करेक्ट है और बेहतरीन आंसर वो है जो उनको पसंद आता है। मतलब जस्ट लाइटर मोड में यह हमारे पे भी लागू यही होता है कि अगर मैं भी किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं तो जो मेरे को पसंद आता है वो बेहतरीन आंसर है, बिकॉज अल्टीमेटली मार्क्स हमें ही देने हैं। तो हमें कोशिश करना है कि जैसे सेक्शन 29 हमने पढ़ा, तो आप अगर कोर्ट रूम में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ किताबें नहीं खोली जाती हैं, बेयर एक्ट ही खोला जाता है। तो इसलिए बेयर एक्ट के कंसोनेंस में हम बोलेंगे, बेयर एक्ट के एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उनके टर्म्स में बोलेंगे तो वो उनके लिए मोर एप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इम्प्रेसिव होगा और चांसेज ऑफ गुड मार्क्स थोड़े हाइयर होंगे। लेकिन उन्हीं चीजों को हम जो लाइन या लैंग्वेज किताबों में लिखी हुई है अगर से हम बोलते हैं तो किताबों की लैंग्वेज से बेहतर है कि हम बेयर एक्ट में जो चीजें, अगर लैंग्वेज की बात है, और सबसे अच्छी बात है कि उसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलें, जितना शॉर्ट में बोलें, जो नेसेसरी चीजें, जो की वर्ड हैं उनको अपने आंसर में जरूर रखें और उससे बोलें, तो वही हमारा आंसर बढ़िया से बेहतरीन आंसर हो सकता। बढ़िया आंसर तो हर किसी ने मेंस क्वालिफाई किया, कोई फ्रेशर तो है नहीं, तो बढ़िया आंसर तो हर कोई देगा, उम्मीद है, उम्मीद की जाती है। लेकिन बेहतरीन आंसर वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो बढ़िया आंसर दे के भी बढ़िया आंसर देने वाले, अब कंपटीशन इसी का नाम है, एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और एक नंबर से आप बाहर भी हो सकता है। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग टीपीए स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग मेंस पर्पस से पढ़ते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनीशन, बहुत सारा प्रॉफिट प्रेंडरे पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रॉफिट प्रेंडरे? अब ये आपको डिफिनीशन और इतना लंबा और थिंग रूटेड इनटू द अर्थ, एम्बेडेड एंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, इतना लंबा इंटरव्यू के लिए दिस इज नॉट द आइडियल क्वेश्चन, इतना लंबा। अब आपको अब क्वेश्चन इज दिस कि इंटरव्यू का सिचुएशनल कंपल्सन आपको समझना है। 10 मिनट का टाइम है और उस 10 मिनट के टाइम में ही आपकी स्कैनिंग होनी है। अगर डिफिनीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये सारी चीज अगर हम लोग पढ़ने लगे या इंटरव्यू में इससे डिटेल टाइप का, मेंस टाइप का क्वेश्चन हो, तो एक स्टूडेंट के इंटरव्यू में बहुत टाइम लगेगा, जो कि सिचुएशनली पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार वैसे पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन अब जैसे जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं, जैसे पिछले इंटरव्यूज में पूछा गया है कि व्हाट इज प्रॉफिट्स ए प्रेंडर, ये पूछा गया बिहार जेएम में पिछले इंटरव्यूज में। व्हाट इज दैट? Sir, it means benefits to arise out of land. Yes, correct. और इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या डिफिनीशन दिया हुआ है?
नॉर्मली ये पूछा नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक इट, क्योंकि वो डेफिनेशन बहुत सारी चीजें हैं उसमें, इंस्टांसेज भी बहुत सारे हैं। एक चीज याद रखना है कि फ्रूट बियरिंग ट्री तो क्या है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक सेकंड सर, बस एक सेकंड लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन और एक सेकंड। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो। हाँ, बिकॉज देर इज नो इंटेंशन टू सीवर। अगर Yes, इंटेंशन टू सीवर होगा तो पर्पस फ्रूट बियरिंग का हो ही नहीं सकता। तो फ्रूट बियरिंग ट्री इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्री which is to be severed and wood is to be used either into furniture or something else, then that may be when it is severed it becomes movable part. तो ये पूछा प्रॉफिट प्रेंडरे आपने, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 कहाँ जनरल क्लॉजेज एक्ट में दिया हुआ है। और जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है टीपीए में, और वो कंफ्यूजिंग इनटू द सेंस इसलिए है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। हाँ, तो इस डेफिनेशन का पढ़ने से ये लगता है कि इन स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास को छोड़ के बाकी सबकी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बेहतर डेफिनेशन आपका सेक्शन 3 क्लॉज 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड दैट इज प्रॉफिट अपरेंड and things attached to the earth or permanently fastened to anything to the earth। तो और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक तो डेफिनेशन हो गया टीपीए में, दूसरा डेफिनेशन हो गया जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और तीसरा डेफिनेशन लिख लो, नोट डाउन कर लो। ये शायद पूछ दें, अब उनके चॉइस पे है कि पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, कि Yes, sir. तीसरा डेफिनेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दिया हुआ है। और जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो डेफिनेशन है मैं डिक्टेट करा देता हूं। Yes, sir. इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, hereditary allowances, Yes, sir. right to wage, lights, ferries, Yes, sir. fisheries, Yes, sir. or any other benefits to arise out of land and things attached to earth, but not a standing timber, growing crop or grass। तो जो हो गया सर। एक डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सर्स है, यस सर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सर्स थिंग्स अटैच टू द अर्थ और इम्बेडेड इन द अर्थ, जो फिक्स, जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फेंसिंग की गई है, लोहे के रॉड और तार से बांधा गया है, तो बाई अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सर्स दिस फेंसिंग मे बी इमूवेबल। तो लैंड, एनीथिंग
either beneath or above the land is considered as part of the land. तो जो minerals in its natural state movable property है, immovable property? Immovable properties. ये पूछा गया है, लिख लो लाल पेन से। और हो सकता है कि आपने बता दिया सही और उनको लगे कि हो सकता, तो फिर वो आगे पूछ देंगे कि व्हाई मिनरल इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या जवाब दोगे? एनीथिंग, एनी, Part of ये सिंपल आंसर हो गया। एनीथिंग आइदर बीनीथ और एबव द लैंड इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ लैंड। Mineral is beneath the earth, under the earth, and therefore it is considered as part of the land. Land is immovable property, and its part is also immovable property. Therefore, the mineral in its natural state, मिनरल में नेचुरल स्टेट, जो प्रकृति में वो जिस हालत में मिलता है, that is immovable property. yes sir. अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरेडिटरी अलाउंसेस कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मूवेबल, इमूवेबल? तो आपने लिखवाया है immovable रजिस्ट्रेशन एक्ट में। और हेरेडिटरी अलाउंसेस लैंड से ही जाके मिलती है, एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रॉफिट part of पार्ट ऑफ द लैंड एंड प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। तो हम लोग जो अपने नोट्स और किताबों में बहुत सारे हेरेडिटरी अलाउंसेस, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो आप एक नोट के तौर पे हेरेडिटरी अलाउंसेस जो हैं, those are profit, those are benefit to arise out of land, so therefore that becomes immovable property. और yes sir. and right attached to land, so that is also considered as part of the land. Right to ferry, yes sir. right to fishery, right to fishery, जो right associated with the land is also considered as part of the land. तो right to ferry क्या होगा? movable property, immovable property? Immovable property sir. right to ferry, Immovable property sir. हाँ, अगर एक कोई राइट है, हम जाएंगे गार्डन में हाँ और लकड़ी लेके आएंगे बाहर, तो ये आने जाने का लकड़ी तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। yes sir. ये जो आने जाने का राइट है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? Immovable property. यस। और ये चीज शांताबाई में हेल्ड किया गया स्टेट। Take a bomb. यस। तो राइट इज ऑल्सो, तो मतलब क्वेश्चन इज दिस कि यह जो मॉक की जो तैयारी है, आपने मेंस क्वालिफाई, Yes, आपने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है। yes sir. ऐसा नहीं है कि एक एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सारे कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई पहले से पढ़ा हुआ है, जानते हैं। थोड़ा थोड़ा हम रेफर कर देंगे तो आपकी तैयारी बहुत जल्द हो जाएगी। आप खुद बैठ के करेंगे तो क्या करना है, कितना करना है, कौन सा पूछा जाता है, कौन सा नहीं पूछा जाता है, क्यों, तो वो सारी उसमें फिर आपका बहुत टाइम। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है दिस आइडिया
ये और इसीलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना के डाल दिया है कि लोगों का भला हो। मूवेबल प्रॉपर्टी का भी डिफिनेशन कहीं दिया हुआ है? टीपीए डिफाइन करता है या नहीं करता मूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं सर। हाँ, तो आईपीसी में डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी को। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी डिफाइन किया गया है और जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी है, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन तो बहुत ही शानदार है, एवरीथिंग एक्सेप्ट इमूवेबल। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट का जिस लाइन पे, तो उसी तरीके से ये याद करने पे। और कुछ ऐसे राइट हैं, नॉट द एवरी राइट, राइट एसोसिएटेड विथ लैंड। तो अब राइट ऑफ वर्शिप, राइट ऑफ वर्शिप जो है, हाँ, राइट ऑफ वर्शिप वो किस तरह का राइट है? और इसे लाल पेन से लिखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। मूवेबल सर? यस, राइट ऑफ वर्शिप is movable property. Yes sir. अब आपके ये मेंस पर्पस से डिफरेंस, मेंस के दौरान हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इमूवेबल एंड मूवेबल, लेकिन इंटरव्यू के पर्पस से ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन और लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा आंसर का भी, तो इसलिए। लेकिन जस्ट अब इसमें एक चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सर्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो या तो परमानेंटली फिक्स होगा, या इम्बेडेड होगा, या रूटेड हो। और मूवेबल में वो चीज जो है मियरली लाइंग ऑन द लैंड बाय इट्स ऑन वेट। तो और जो चीजें रेस्टिंग ऑन द लैंड, उसका प्रिजम्पशन है कि इट इज प्रिज्यूम टू बी मूवेबल अनलेस कंट्रारी इज प्रूव्ड। तो अब इनका हम लोग मशीनरी के केस में फास्टेंड बाय हेवी नट एंड बोल्ट्स, तो इमूवेबल बोला जाता है। हाँ, नॉट पॉसिबल टू, हाँ हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ द दैट नेचर, तो दैट में भी। और कोई चीज ऐसे है कि फॉर द पर्पसेज ऑफ परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट, तो एक ब्रिज जो है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल है सर। फ्लाईओवर भी इमूवेबल ही होगा। अंडरपास इमूवेबल। ये जरूर पूछा जाता है, अटेस्टेशन, व्हाट इज अटेस्टेशन? Sir, the act of becoming witness to the fact that the exucent has written or signed the deed of transfer. Yes, It's called attestation. perfectly correct. और act of witnessing execution of a document. Short, cute, crisp. Yes, sir. So there is a difference between execution and registration. Never get confused with execution and registration. रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ प्रेजेंट करते हैं, और जब वो अपना अप्रूवल देता है, देन ए डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड। एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डेट,
and registration of sale date. Both are different. So execution is making the document complete. एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं, बातचीत भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस का हिस्सा है। टर्म्स लिखना, क्या डॉक्यूमेंट बन रहा है वो लिखना, नेगोशिएशन करना, वो भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस का हिस्सा। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट ये सारे भैया कर लीजिए, किनकी मौजूदगी में होगा वो भी जरूरी है। तो अटेस्टेशन पूछा जाए, एक्ट ऑफ विटनेसिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कितना आसान सा है। Yes, लैंग्वेज जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसे समझने में, लेकिन अगर हम माइंड में रखें कि एक्ट ऑफ विटनेसिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज नॉन एज एग्जीक्यूशन, अब कितने विटनेस होने चाहिए? 2 सर। 2 और मोर, मिनिमम 2 होने चाहिए। और तो एक्ट ऑफ विटनेसिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो विटनेस किस पर्पस के लिए होता है, क्यों विटनेस होना चाहिए? ये देखने के लिए कि जो एग्जीक्यूशन है उन्हें हाँ साइन किया है एंड हिज कंसेंट वाज फ्री। हाँ, या एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे किसी और ने साइन किया है और एग्जीक्यूटेंट ने उसे एक्नॉलेज, तो उन चीजों को तो जो है कि यह देखने के लिए इट इज ऑर्डिनरली नेसेसरी कि ईच विटनेस मस्ट सी कि 2 हैं तो दोनों की जिम्मेवारियां मस्ट सी दैट द एग्जीक्यूटेंट साइन अफिक्स हिज मार्क या थंब इम्प्रेशन जो लैंग्वेज लिखा हुआ टू द इंस्ट्रूमेंट, और अगर एग्जीक्यूटेंट ने खुद साइन नहीं किया तो सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। अब जैसे एग्जीक्यूटेंट के हाथ में जख्म हो गया, वो साइन नहीं कर सकता किसी कारण से, तो किसी को ऑथोराइज कर दिया, वो भी प्रेजेंट है, या सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, ये हो गया। या विटनेस शुड हैव रिसीव्ड फ्रॉम द executant a personal acknowledgement that this is signature, तो receiving personal acknowledgement by the witness, जो अटेस्टेशन जो आदमी अटेस्ट करता है, अटेस्टेशन इज एक्ट ऑफ विटनेसिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो अटेस्टेशन में कौन होता है, पार्टी होती है, या अटेस्टेशन कौन विटनेस करता है, कौन विटनेस करती है? यस। विटनेस हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे गजेटेड अफसर से ये अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा लिया, तो यहाँ पे तो हम लोग कहते हैं, तो गजेटेड ऑफिसर अब होल कानूनी प्रक्रिया यह है कि गजेटेड ऑफिसर विटनेस है कि जिस फोटोकॉपी को आपने टेस्ट कराया उसका ओरिजिनल आपने उनको दिखाया। तो आप जब कभी गजेटेड ऑफिसर से टेस्ट कराने जाएंगे तो आपसे ओरिजिनल इसीलिए मांगते हैं, मतलब वी मस्ट नो। अब ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि नहीं, आई डू नॉट नो, लेकिन दिस इज आल्सो लॉ इज एप्लीकेबल ओवर देयर। अब कोई गजेटेड अफसर आपको जानते होंगे व्यक्तिगत तौर पे, तो मतलब नॉर्मली ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि वट एवर फोटोकॉपी ही इज टेस्टिंग, he is confirming that he has seen the original, and since he is a gazetted officer, तो उनकी बात तो मानी जाएगी, कानून में रिक्वायरमेंट भी है। तो अटेस्टेशन इज एक्ट ऑफ विटनेसिंग, तो टेस्टिंग विटनेस गवाह को बोलते हैं जिनकी मौजूदगी में वो डॉक्यूमेंट हुआ। अब अटेस्टिंग विटनेस जो एक समझने वाली बात है, लाल पेन से लिख लो, इसे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। A testing witness need not to be a party of whole execution process.
टेस्टिंग विटनेस नीड नॉट टू बी ए पार्टी ऑफ, मतलब टेस्टिंग विटनेस का काम है कि जो सिग्नेचर जो फाइनल, टेस्टिंग विटनेस का काम है जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, सब्जी काटते हैं, टेस्टिंग विटनेस का काम है खाना बन गया, सर्व हो गया, आके खाएगा उसका, उसमें मतलब ही इज नॉट ए पार्टी टू द होल एग्जीक्यूशन प्रोसेस की क्या नेगोशिएशन हुआ, क्या नेगोशिएशन नहीं हुआ। अटेस्टेशन रिक्वायर्स कि एग्जीक्यूटेंट ने उसकी मौजूदगी में साइन किया है या नहीं किया, और अगर एग्जीक्यूटेंट ने साइन नहीं किया तो या तो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट कि हाँ उसने ही साइन किया है, या जो सिग्नेचर है एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे किसी और आदमी ने अथोराइज बाई एग्जीक्यूटेंट किया है। तो टेस्टिंग विटनेस का काम है एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट कंप्लीटली फाइनल स्टेज में होता है, जब सिग्नेचर होता है तो उस समय उसका मौजूद रहना जरूरी है। अब जैसे एग्रीमेंट टू सेल है, उस पे विटनेस है, तो अब ये नहीं है कि पहली मुलाकात जब होती है सेलर परचेजर की, वुड बी सेलर वुड बी परचेजर की, तो वहां वो भी रहे। टेस्टिंग विटनेस इज प्रेजेंट एट द लास्ट स्टेज। यस सर। ये क्लियर हो गया। और अटेस्टेशन आफ्टर सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्यूटेंट होगा या पहले अटेस्टेशन हो जाएगा और एग्जीक्यूटेंट पहले कौन साइन करेगा, पार्टी या अटेस्टिंग विटनेस? पार्टी। हाँ, तो जब डॉक्यूमेंट वगैरह बनता है तो अब हम लोग गवाह मतलब देखेंगे ऐसे प्रैक्टिकल जो ऐसे अवेलेबल है, विश्वास और भरोसे पे बहुत सारा काम होता है, कानून की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो एनीवे अटेस्टेशन जो है, अटेस्टेशन इज डन आफ्टर एग्जीक्यूशन। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन को विटनेस करने के प्रक्रिया को हम लोग अटेस्टेशन करते हैं। यस सर। और इस पे अब बहुत सारे केस लॉ है, केस लॉ का वो नहीं है, नोटिस वगैरह से नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। एक्चुअल हम लोग मेंस के पर्पस से एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। नोटिस का मतलब होता है टू मेक अवेयर समथिंग, और अटेस्टेशन के बाद हम लोग सीधे एक्शनेबल क्लेम खूब पूछा जाता है, खूब टीपीए से पूछेंगे तो अटेस्टेशन पूछ देंगे, एक्शनेबल क्लेम पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? Sir, actionable claim includes unsecured money debt or beneficial interest in a movable property, not in the possession of claimant. Which the civil court recognizes as a ground for granting relief. ये भी है कुछ है। Yes sir. और ये भी कुछ लिखा हुआ कि whether such debt is existing, accruing or conditional or contingent. Read out definition, section 3. एक सेकंड रुक जाइए बस।
गलत बेयर एक्ट ले आए थे सर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक ही कलर के रहते हैं ना के प्रोफेशनल के, हाँ। तो देखा नहीं किया बेयर एक्ट है या चेक नहीं किया। वैसे बेयर एक्ट आगे से जो खरीद लिया वो खरीद लिया, आगे से यूनिवर्सल या लेक्सिस नेक्सिस का मतलब दूसरा नहीं लेना। Accidental paying हाँ। a claim to any debt other than a debt secured by mortgage or immovable property or by hypothecation or pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property not in the possession either actual or constructive of the claimant which the civil courts recognize as affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. एक्शनेबल क्लेम पूछा आपने, सही सही बता दिया। तो फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज सिक्योर डेट एंड व्हाट इज अनसिक्योर डेट, व्हाट इज Yes, sir. दैट? Sir, when the creditor has taken a security from the debtor for the repayment of the loan, such debt is said to be secured debt. यस, And when एग्जाम्पल Sir, mortgage, pledge, यस करेक्ट। मैंने गोल्ड गिरवी रख के लोन लिया, यह क्या होगा? pledge होना चाहिए सर। होना क्यों चाहिए? है, दैट इज प्लेज। अगर movable party is offered as security for the payment of loan, that is pledge. Any movable party when it is offered, that is mortgage. हमने mortgage सीरीज बनाया है, यूट्यूब पे है, उस सारे mortgage को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। आगे उसमें हम लोग इक्विटेबल mortgage भी देखेंगे कि उससे क्या फायदा है। उन वीडियोज को देख लेना, मतलब mortgage से कुछ भी होगा वो मिस नहीं होगा। अच्छे वीडियो शुरुआती दिनों के हैं, जब यूट्यूब पे नए नए आया था। तो अब जैसे सरफेसी एक्ट Yes sir. अनसिक्योर्ड डेट में लागू होता है या सिक्योर डेट में? Secured है सर। यस यस एग्जैक्टली करेक्ट, यस। तो हमने आपसे उधार लिया, ये डेट हो गया, और उधार लिया और हमने डेट नहीं पे किया, तो ये कौन सा डेट है? Unsecured। यस। एक्शनेबल क्लेम में कौन सा डेट होता? Unsecured। वेरी करेक्ट। और दो नेसेसरी इंग्रेडिएंट हैं एक्शनेबल क्लेम का, वन अनसिक्योर डेट एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कौन सी प्रॉपर्टी में? Property sir। हाँ, नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। Yes sir। बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। अब जैसे मेरी कार है तो मेरा उस पे इंटरेस्ट है, मेरे पोजीशन में नहीं है, कोई ले गया। तो कार के रिकवरी के लिए अगर कोई क्लेम है तो विल दैट बी एक्शनेबल क्लेम? हाँ। एक्शनेबल मीन्स ऐसा क्लेम जिस पे हम लीगल एक्शन ले सकते, सिंपल मीनिंग। तो एक्शनेबल क्लेम पे अब थोड़ा सा डीप में, अब भाई वो क्या पूछेंगे, किस लेवल का पूछेंगे, किसे नोबडी नोज। कहीं मतलब क्या पता है, बाकी लोगों से आसान, लेकिन हमारे से काफी डीप में पूछ दिया। अगर ये पूछा जाए कि व्हाई सिक्योर डेट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम, यू नो द आंसर। सोचो। सिक्योर डेट में सर उससे जो चीज सिक्योर की गई है उससे रिकवरी हो सकती है।
हाँ, उस पे ऑलरेडी एक्शन appropriate measure have been there by way of security. Through the security given, the claim can be recovered easily. So therefore secure debt is not a claim on which action is required to be taken in view of the definition given. तो ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके असल में अगर आपसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा तो उससे आपको खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंटर किए और कंसेप्ट बेस्ड से ही शुरू होगा। वो आप जवाब किस अंदाज में दे रहे हैं, आप जैसे ही मुंह खोलेंगे वो समझ जाएंगे कि आप कितने डेप्थ में हैं। एक लाइन से समझे, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही मतलब अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज साहब हैं तो वो सारी चीजें समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हो। आपके आंसर के पहले शब्द में ही वो समझ जाएंगे। तो जब आपसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसका मतलब कि बेसिक बिल्कुल क्लियर है आपका, कितना कंसेप्ट है और किस तरह का है, तो इसलिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता। और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता तो निराश नहीं हो, खुश होने का समय है, क्योंकि आपको 60 प्लस मिलेगा वहां पे। 60, 70 बहुत अच्छे 80 तक नंबर आ सकते हैं। तो कंसेप्ट बेस्ड है तो डेट इज ए गुड साइन कि आपसे कंसेप्ट। अब कुछ बच्चे लोग कि मेरे से तो ऐसे इतने कड़े पूछ दिया, साथ वाले से आसान पूछा, तो वैसे भी प्रैक्टिकली देयर मे नॉट बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो वेरी करेगा, मैन मेड है। तो चलिए ये हो गया। एक्शनेबल क्लेम को अंडर इंग्लिश लॉ क्या कहते हैं? क्योज इन एक्शन, लिखो क्योज इन एक्शन। और ये जो चीजें हैं कि अनसिक्योर्ड डेट एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल पार्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट, इसको कोर्ट मस्ट कंसीडर एज ए ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग रिलीफ। ये लिखा हुआ है कहीं डिफिनेशन में? यस सर, लास्ट हाँ, which the civil court recognizes the supporting grounds for relief. यस, ये भी होना चाहिए। और जो डेट है, नेचर ऑफ डेट 4 तरह का बताया हुआ। कौन कौन? एग्जिस्टेंट, accruing, contingent, conditional. डेट किसे कहते हैं? Sir, debt. हाँ, Debt is borrowing of money. वो तो हो गया। ये भी है डेट, बोरोइंग ऑफ मनी कहना एप्रोप्रिएट होगा, या ऑब्लिगेशन टू पे सम ऑफ मनी। कौन? Obligation. तो डेट जो है, ऑब्लिगेशन टू पे ए डेफिनेट सम ऑफ मनी। Yes sir. तो अब क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक टिकलिश क्वेश्चन है। Yes sir. डेट इज लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड, यह दोनों हो सकता है। Sir, generally तो liquidated होना चाहिए। हाँ, डेट इज ऑलवेज लिक्विडेटेड अगर अमाउंट अनलिक्विडेटेड है। अनलिक्विडेटेड मीन्स नॉट एसर्टेन, नॉट फिक्स्ड। देयर मे बी लायबिलिटी, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड डेट। देयर मे बी लायबिलिटी
और इसी कारण से सीपीसी में हम लोग सेटअप दो तरीके का पढ़ते हैं, लीगल सेटअप एंड इक्विटेबल सेटअप। लीगल सेटअप में सम डेफिनिट होता है, इक्विटेबल सेटअप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया लेकिन हम लोगों ने फॉलो किया है। इक्विटेबल सेटअप में इक्विटी कहती है कि भैया ये क्या बात है कि केवल डेफिनिट सम ही सेटअप किया जा सकता है, ए सम व्हिच इज नॉट डेफिनिट उसको भी करना चाहिए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो इसलिए अनसर्टेन सम ऑफ मनी को इक्विटी के अंतर्गत, और इसलिए उसको इक्विटेबल सेटअप बना दिया। दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लीगल सेटअप एंड इक्विटेबल सेटअप। और उसी तरह से डेट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे ए डेफिनिट सम ऑफ मनी। इफ दस लिखो, डेट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे ए डेफिनिट सम ऑफ मनी if the sum if the sum is not definite, it is not a debt. Yes sir. डेट जो है कितने तरह का हो सकता है, यह तो ऑलरेडी 4 आपने बताया। तो ऑब्लिगेशन टू पे मे बी एग्जिस्टिंग, may be accruing, may be conditional और contingent। ये 4 चीजें बताई हुई है। Yes sir. मेरा 100 रुपया उस पे बाकी है, ये एक्शनेबल क्लेम होगा या नहीं होगा? होगा सर। मेरा 100 रुपया बाकी है, वो दे नहीं रहा, तो हमने एक्शन लिया और उस पे क्लेम किया, तो इसलिए एक्शनेबल क्लेम हो गया। तो एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ 2 ही चीज रखी गई है, अनसिक्योर्ड डेट और एनी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्शनेबल क्लेम के डिफिनीशन में नहीं रखा हुआ। एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर भी हो सकता है। Yes. और एरियर्स ऑफ रेंट एक्शनेबल क्लेम है या नहीं? है सर। मेंटेनेंस अलाउंस पेबल इन फ्यूचर, फ्यूचर मेंटेनेंस। सर फ्यूचर मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए। लिखो, मेंटेनेंस अलाउंस पेबल इन फ्यूचर। यस सर। एक्शनेबल क्लेम है। अब दिमाग में झगड़ा चल रहा होगा कि क्यों है, चल रहा है ना? नॉट इन पोजीशन पढ़ा था। यस सर। तो फ्यूचर मेंटेनेंस आपके पोजीशन में है? नो सर। तो क्यों नहीं होगा? इफ इट इज नॉट इन टू योर पोजीशन तो क्यों नहीं होगा एक्शनेबल क्लेम? गॉट इट? मेंटेनेंस, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल? मूवेबल। एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इन पोजीशन। फ्यूचर मेंटेनेंस है तो पोजीशन का बात ही नहीं होता। तो नॉट इन पोजीशन के कारण बाय अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल, इस पे केस लॉ भी है, तो वी नीड नॉट गो इनटू द केस लॉ। और ये भी नहीं, दिस इज द मैक्सिमम व्हिच दे कुड आस्क कि फ्यूचर मेंटेनेंस एक्शनेबल क्लेम है या नहीं। केस लॉ पे नहीं जाएंगे। और केस लॉ अगर इन केस, आई डू नॉट नो कि वहाँ क्या हालात होते हैं, अगर पूछ भी दें तो आप कह सकते हैं सर पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एवरी नॉलेज। उसके बाद शेयर इन पार्टनरशिप, यस सर। क्या एक्शनेबल क्लेम होगा या नहीं? है सर। हाँ। नॉट इन पोजीशन जो भी है, मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी है सर। ड्यू है आपके पास नहीं है, नॉट इन योर पोजीशन। कितना सिंपल है, नॉट इन, जो भी आपके पोजीशन में नहीं है
वो सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम हो जाएंगे इफ दैट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। फिक्स डिपॉजिट इन ए बैंक, ये भी होगा सर। क्योंकि नॉट इन यू, वो छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, अपने आप सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो ये छोटा सा शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। डेट जो है विच हैज रिजल्टेड इनटू डिक्री, तो एक्स मनी डिक्री एक्शनेबल क्लेम है या नहीं? नहीं होगा सर। हाँ, क्योंकि उस पे कुछ करना बाकी नहीं है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिक्री हो चुका है और आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जीक्यूशन आप फाइल कीजिए। तो देयरफॉर डिग्री फॉर डेट या डिग्री फॉर एरियर ऑफ मनी इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। damages on account of breach of contract, नहीं है सर एक्शनेबल से। why? सर बिकॉज वो तो अनसर्टेन सम ऑफ मनी। अगर मान लीजिए लिक्विडेटेड है तो पार्टी ने पहले से फिक्स, तो भी नहीं होगा। नहीं होगा कि चूंकि एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी अमाउंट हैज बीन फिक्स्ड। अनसर्टेन है तो भी नहीं होगा, बिकॉज द फिक्सेशन ऑफ डैमेज पार्टी उनको कर सकती हैं, और वो जो है एक्शनेबल क्लेम डैमेजेज ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। और ये हेल्ड किया गया था केस लॉ में। या एक सेकंड को, या यस सर। एक सेकंड। और डैमेजेस के बाद सिक्योर डेट, तो सिक्योर डेट नहीं होगा एक्शनेबल से। हाँ। क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट, सर ये भी नहीं है। हाँ, चूंकि अनसर्टेन सम है। कॉपीराइट, वो भी नहीं है सर। बिकॉज अनसर्टेन सम हो सकता। एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं ट्रांसफर किया जा सकता? सर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 130 को ट्रांसफर किया जा सकता Oh, that is treated like a goods है। यस सर। and that is transferable। और एक्शनेबल क्लेम के बाद हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रांसफर? Sir, transfer is an means conveyance. चेंजिंग द हैंड ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफर ऑफ द लीगल इंस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। दैट इज mortgage is transfer or not? Yes, sir. Mortgage is a transfer of property. Lease is transfer or not? Yes, sir. License? No, sir. ट्रांसफर में लीगल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एक जगह से तो दूसरी जगह जाएगी नहीं, No. तो लीगल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब लीगल राइट टू अराइज आउट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे पोजेशन का हो गया, यूज का, एंजॉयमेंट का हो गया, बेनिफिट का हो गया। तो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे राइट होते हैं, उन राइट को हम लोग इंसिडेंस भी कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो जो ट्रांसफर है, सारे राइट का भी ट्रांसफर हो सकता, लिमिटेड राइट का भी ट्रांसफर हो सकता। तो ट्रांसफर इज ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ
इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या ऐसा कहा जा सकता है? इट मस्ट बी बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, Interest of property between two living. और अगर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है तो क्या वो लिविंग पर्सन में आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir, आएगा वो। हाँ, तो लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर लिविंग और ट्रांसफर फ्यूचर में भी हो सकता है या सारे ट्रांसफर प्रेजेंट होना चाहिए? Sir, transfer of property may take place on a future date. प्रेजेंट या फ्यूचर? पढ़ दो सेक्शन 5 को, कहीं लिखा हुआ प्रेजेंट और इन फ्यूचर? Yes sir, an act by which a living person conveys property in present or in future. हाँ, ट्रांसफर का बहुत ही वाइडर मीनिंग दिया है और इस वाइडर मीनिंग के कारण ट्रांसफर ऑफ ऑल द राइट, ऑल द इंसिडेंट्स या लिमिटेड राइट या सबऑर्डिनेट राइट का भी हो सकता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी या वैल्यू लेस देन 1000 may be affected by simply delivery of the possession, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह उतना इम्पोर्टेंट हम लोगों का नहीं है। फ्यूचर प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर हो सकता है और कोई प्रॉपर्टी डेटी को ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती? Yes sir, हो सकती है। Majority of cases में सर डीटी होल्ड करती है प्रॉपर्टी। हाँ, इस पे कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस भी हैं। यस सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की और मद्रास हाई कोर्ट। हाँ, दोनों का कन्फ्लिक्टिंग एक के हिसाब से हो सकता है और एक के हिसाब से नहीं हो सकता। तो अब जो कुछ इंसिडेंट्स हैं इनको नोट भी करते जाना। यस सर, यस सर। पार्टीशन Yes. ट्रांसफर है या नहीं? नहीं है सर। चार्ज ट्रांसफर है या नहीं? नहीं है सर। रिलिंक्विशमेंट ट्रांसफर है या नहीं? नहीं सर। व्हाट इज रिलिंक्विशमेंट? एक्सटिंक्शन ऑफ ए राइट Yes. का खत्म हो जाना। तो राइट ही खत्म हो गया तो फिर ट्रांसफर क्या करोगे? तो रिलिंक्विशमेंट इज नॉट द ट्रांसफर। सरेंडर भी नहीं होता सर। हाँ, सरेंडर इज मर्जर ऑफ लेसर स्टेट इनटू लार्जर स्टेट। सर, तो जब मर्ज कर गया तो डेट इज नॉट ट्रांसफर। ईजमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू टेम्पल नहीं सर, ये ट्रांसफर नहीं है। विल होगा सर। विल ट्रांसफर है। आफ्टर डेथ नहीं सर। बिकॉज इट ऑपरेट्स आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन। Yes, sir. चलो इसको थोड़ा सा समझा दें चूंकि यहाँ पे फंस गया। विल इफेक्टिव तब होगा जब टेस्टेटर की डेथ हो गई। तो ट्रांसफर के लिए लिविंग पर्सन होना चाहिए, डेड पर्सन होना चाहिए। होना चाहिए। अब मेरे दिमाग में आप समझ गए व्हाई विल इज नॉट ट्रांसफर? यस सर, यस सर। एक्सप्लेनेशन का फायदा ये है कि एक्सप्लेनेशन कभी कोई भूलता नहीं है, वो चीजें आपको मेमोराइज हो जाती हैं। यस सर। कंप्रोमाइज ट्रांसफर है या नहीं? नहीं सर। कंप्रोमाइज में और मे नॉट, अगर कंप्रोमाइज जो फैक्ट ऑफ केस पे डिपेंड करता है। अब कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल क्लेम इज नॉट ट्रांसफर।
लेकिन ए और बी में कंप्रोमाइज हो गया कि दिल्ली की प्रॉपर्टी वो रखेगा और मुंबई की वो रखेगा। सबको सर ट्रांसफर हो हाँ। जाएगा। फैमिली अरेंजमेंट, नहीं सर, फैमिली अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, तो ये ट्रांसफर नहीं है। तो ये सर्टेन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये ट्रांसफर है या नहीं है। इस पे बहुत सारे केस लॉ भी हैं। अब व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड एंड व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो इसके लिए सेक्शन 6 बताता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। पढ़ो सेक्शन 6। Property of any kind may be transferred except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force. Law always favor alienation. What is meaning of alienation? Transferability. अगर प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल बना दी जाए तो प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है, बिकॉज इट लूजेज इट्स वैल्यू। So always there is a presumption in favor of alienation. तो अगर प्रॉपर्टी को नॉन एलिनेबल बनाना मतलब नॉन ट्रांसफरेबल बनाना, unless until there is explicit statutory bar, so what cannot be transferred? जहां राइट ही नहीं हो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उन्हीं चीजों को सेक्शन 6 में बताया है कि व्हाट कैन नॉट बी। व्हाट इज स्पेस सक्सेसनेस? So space successionist is expectancy or chance of getting a property in future. हाँ, स्पेस सक्सेसनेस इज एक्सपेक्टेशन। स्पेस मतलब एक्सपेक्ट करना, सक्सेशन को एक्सपेक्ट करना। वो सक्सेशन होगा उस पार्टी का तो जाके, तो राइट ऑफ राइट ऑफ एन हेयर टू गेट ए लीगेसी ऑन डेथ। अब क्या पता डेथ से पहले वो प्रॉपर्टी जो किसी और को दे दी जाए विल के द्वारा। फैमिली लॉ में कराया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। क्या Yes, था वो? sir. क्या था वो? सर सक्सेशन के केस में प्रॉपर्टी स्ट्रेंजर को दी जा सकती है, और लेकिन इनहेरिटेंस के केस में प्रॉपर्टी सिर्फ heirs को डिफॉल्ट होगी, स्ट्रेंजर का वहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता। हाँ, और हेयर्स आइदर बाय ब्लड, मैरिज ऑप्शन और एडॉप्शन। हाँ, तो ये छोटा सा डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस और सक्सेशन। आप कुछ कह देते हैं कि दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात थोड़ा ही है। उसमें स्ट्रेंजर हो सकता है, इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। तो स्पेस सक्सेसनेस आपका ठीक है, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चांस ऑफ गेटिंग ए लीगेसी इज स्पेस सक्सेसनेस या स्पेस सक्सेसनेस या अदर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आपको 200 रुपया दूंगा, तो ये राइट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं होगा सर, पॉसिबिलिटी है इसमें। हाँ, ओनली तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट, मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आपको 200 रुपए दूंगा, तो ये क्या है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट? कंटिंजेंट है। तो कंटिंजेंट ट्रांसफरेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, कंटिंजेंट ट्रांसफरेबल होता है सर। या वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है? सर कंटिंजेंट ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन ट्रांसफर का टाइटल होगा इम्परफेक्ट होगा। तो वैसे देखा जाए तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल है। हाँ, वो हम लोग करेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब चूंकि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पार्टी नॉर्मली ट्रांसफरेबल नहीं है सेक्शन 6A से, और कंटिंजेंट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पार्टी
if that is dependent upon future by chance, so that is into the nature of contingent interest, and contingent interest, vested interest is always transferable, but contingent interest is normally not transferable. मतलब ये इन्हीं कारणों से ड्यू टू 6A। अब वहां पे हम लोग देखेंगे, आएंगे जब वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट पर। राइट ऑफ री एंट्री यस सर, ट्रांसफरेबल, हाँ 6B ईजमेंट ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल, 6D, हाँ mere राइट टू सू ट्रांसफरेबल है, नॉट ट्रांसफरेबल, 6E नॉन ट्रांसफरेबल, पब्लिक ऑफिस, नॉन ट्रांसफरेबल। आप जज बन गए तो अपनी जगह किसी को बनाएंगे जज? मेरे से अभी परसों तरसों मॉक किसी का मैं करवा रहा था, तो उसने पूछा कि सर एक क्वेश्चन है। हमने कहा कि क्या बताओ, तो कहा कि सर पब्लिक ऑफिस क्यों नहीं ट्रांसफरेबल है, तो उसको यही उदाहरण दिया था, तो वो भी हंसने लगा। मैंने कहा अब समझे, तो ये कैसा उदाहरण दिया, जैसे हंसा लाइटर मोड में। पेंशन, पेंशन ट्रांसफरेबल है या नहीं ट्रांसफरेबल है? हाँ 6G के अंतर्गत ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर ट्रांसफर अगर है एज अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, रेस कम्यून्स, व्हाट इज रेस कम्यून्स? The res communis means those properties which cannot be owned or possessed. जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, Yes, sir. तो फिर water वाटर भी हो गया, तो ट्रांसफर इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। वो आपका 6H दिया हुआ है, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और या अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है तो वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ए पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू ट्रांसफर, तो वहां भी नहीं हो सकता। तो 6H, इस तरह से क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या नहीं ट्रांसफर हो सकता है, ये सब कभी कभी पूछा जाता है। और 6A का कंपैरिजन सेक्शन 43 से भी किया जाता है। सेक्शन 43 क्या है? the transfer by an unauthorized person, Who subsequently acquires, authority, हाँ, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो उसको कहते हैं फीडिंग द ग्रांट। ग्रांट मतलब प्रॉपर्टी वगैरह देना, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल में वही दिया हुआ है। तो और उसके बाद हम लोग द मोस्ट वाइटल सेक्शन 10, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट, पार्शियल रेस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट को डिफाइन नहीं किया गया। इसके लिए हम लोग थोड़ा लंबा सेशन चल गया, 1 घंटा से ज्यादा हो गया।